राहुल को एसएससी एग्जाम में हर सवाल देखा देखा सा लगा। और लक्ष्मण ने टेक्स्ट बुक पे जो पेपर सॉल्व किए थे ना, वो ऐसे के ऐसे कांस्टेबल एग्जाम में आ गए। और रीमा तो बैंक की एग्जाम इतने कॉन्फिडेंस से दे रही थी जैसे घर बैठे टेक्स्ट बुक के मॉक लगा रही हो। टेक्स्ट बुक पास पर है हर सरकारी परीक्षा के मॉक टेस्ट, जिनके सवाल सीधा एग्जाम में ही आ जाते हैं। अब पास से होगा हर एग्जाम पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 21 जून को आपका एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का एग्जाम था, जो कि फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फोर्थ शिफ्ट में आपके जीके जैसे जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हो सकते थे वो मुझे मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिना किसी तरीके से पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक तो जरूर करना है और कॉमेंट भी करना है, ठीक है। तो पहला जो आपका प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है लिब्रो। लिब्रो शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो लिब्रो का राइट आंसर आपका इसका था वॉलीबॉल, ठीक है। लिब्रो शब्द का जो प्रयोग है आपका वॉलीबॉल में किया जाता है। वॉलीबॉल दो टीमों के द्वारा खेला जाने वाला एक इंडोर और आउटडोर खेल है, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या आपका 6 होता है। इसको भी याद रखिएगा। बाकी खेल का मैदान आपका 18 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा होता है और चारों ओर से 3 मीटर चौड़े मुक्त क्षेत्र से घिरा होता है, ठीक है। इसके अलावा एक टीम को गेंद के नेट पर वापस करने से उसे केवल 3 बार छूने की अनुमति मिलती है। और वॉलीबॉल में लिब्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिब्रो इंडोर वॉलीबॉल में एक रक्षात्मक विशेष स्थिति है। इसके अलावा अधिक डिग और रैलियों को बढ़ावा देने और खेल को समग्र रूप से अधिक रोमांचक बनाने के लिए खेल के लिए विशेष नियमों के एक सेट के साथ 1999 में इंडोर वॉलीबॉल के खेल में इस पद को जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका वॉलीबॉल था। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप लोग का एग्जाम अभी बाकी है या एसएससी का कोई भी एग्जाम अगर आप लोग देने वाले हैं, ठीक है, तो छात्र छात्राओं की स्मृति पर आधारित अब तक के शिफ्टों में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनमें से 150 प्रश्नों का पीडीएफ एक तैयार किया गया है, जिसमें आपको हर प्रश्न के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेगा। जैसा कि मान लीजिए कि जनगणना से प्रश्न पूछा गया है तो जनगणना से सारे इंक्लूडेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको उसमें शामिल मिलेंगे। जैसा कि वाद्य यंत्र से प्रश्न पूछा गया है तो वाद्य यंत्र से संबंधित सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो 150 प्रश्नों का प्लस न जाने कितनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत ही कम पेजों का है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मात्र 25 में आप इसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ है जो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। याद रहे सिर्फ व्हाट्सएप करना है। ये आपका जो 1000 पेजों का या कहे तो ग्रंथ जो आपको और भी चैनलों के द्वारा जो बेचा जाता है उस पर ये बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर आपका एग्जाम है बाकी तो विश्वास कीजिए कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 25 में से 20 प्लस प्रश्न आप यहाँ से करके आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें कोई भी दो राय या कोई भी अनभिज्ञता का बात नहीं है, ठीक है। तो लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम मास में मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन का हो सकता है आपका लैंग्वेज बदला हो, लेकिन क्वेश्चन आपसे इसी से संबंधित आपसे पूछा गया था। आपका क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि होली का त्यौहार है हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फाल्गुन था, तो ऐसा हम क्वेश्चन को चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो फाल्गुन मास जो होता है आपका हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना होता है और उसी में आपका होली मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मकर संक्रांति की बात करते हैं तो मकर संक्रांति कुछ पारंपरिक हिंदू त्योहारों में से एक है जिसे सौर चक्र के अनुसार मनाया जाता है। यह माघ मास की शुरुआत होती है। इसके अलावा रक्षाबंधन की बात करते हैं तो रक्षाबंधन श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो रक्षाबंधन में आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% आएगा, तो इसका राइट आंसर श्रावण मास होगा। दीपावली या दिवाली की बात करते हैं तो ये हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास में आता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो लोग नहीं जानते हैं हिंदू कैलेंडर के बारे में तो आपको बता दें, जिस प्रकार ग्रेगोरियन कैलेंडर में आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक का महीना होता है, उसी प्रकार हिंदू कैलेंडर में भी चैत मास से लेकर आपका फाल्गुन मास तक का माह होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी त्यौहार, मान लीजिए छठ पूजा की बात करते हैं, आपको मालूम है कि अक्टूबर नवंबर में बनता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप हिंदू कैलेंडर से मिलान कर लीजिएगा और बाद में बाकी आपको इसको इसी से रिलेट करके आप अपने प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चैत जो माह है वो आपका 21 मार्च से 20 अप्रैल
तक आमतौर पर चलता है। वैशाख की बात करते हैं तो 21 अप्रैल से 21 मई। ज्येष्ठ की बात करते हैं तो 22 मई से 21 जून। आषाढ़ की बात करते हैं तो 22 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच चलता है। श्रावण मास की बात करते हैं तो 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच। आपका जो रक्षाबंधन है अगस्त में ही पड़ता है, तो ये आपका श्रावण मास में पड़ता है। भाद्र की बात करते हैं तो 22 अगस्त से आपका 22 सितंबर। अश्विनी की बात करते हैं तो 23 सितंबर से 22 अक्टूबर। कार्तिक की बात करते हैं तो 23 अक्टूबर से आपका 21 नवंबर। ये जो आपका दिवाली होता है आपका कार्तिक मास में होता है। अग्रहायण की बात करते हैं तो 22 नवंबर से 21 दिसंबर। पौष की बात करते हैं तो 22 दिसंबर से 20 जनवरी। माघ की बात करते हैं तो 21 जनवरी से आपका 19 फरवरी। और फाल्गुन मास की बात करते हैं तो फाल्गुन जो मास होता है वो आपका 20 फरवरी से लेकर आपका 21 मार्च तक चलता है। ठीक है, होली का जो त्यौहार है आपका फाल्गुन मास में ही मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध की बात करेंगे तो ये बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर बाबर और मेदिनी राय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कब लड़ा गया था तो 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। ईस्वी भी आप याद रखिएगा और किसके मध्य लड़ा गया था ये भी याद रखिएगा। कौन विजेता बना था ये मत याद रखिएगा। विजेता का नाम आएगा तो ऑटोमेटिक अब बाबर सही कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बाबर इस युद्ध का विजेता बना था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और युद्ध है जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया था। बाबर आप लोग को मालूम होगा 1526 में भारत में मुगल वंश का स्थापना करता है। पानीपत की पहली लड़ाई करके किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी कौन है तो लोदी वंश का अंतिम शासक है जिसके साथ पानीपत का पहला युद्ध करता है बाबर 1526 में। और इसी वर्ष आपका स्थापना करता है मुगल समाज का। बाबर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक जिंदा रहता है। 1530 ईस्वी में मर जाता है। उसके पहले कुछ 3-4 लड़ाई होता है जो कि बाबर के द्वारा किया जाता है और ये एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि खानवा की लड़ाई 1527 में लड़ा था बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर विजेता बनेगा। चंदेरी की लड़ाई 1528 में लड़ा गया था बाबर मेदिनी राय के बीच। घाघरा की लड़ाई 1529 में बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। इसका एक ट्रिक भी है कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चद्दर ओढ़ा और घाघरा पहन के सो गया। ठीक है, इस प्रकार का कोई ट्रिक भी है तो ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी तो 4 युद्ध ही है और क्रम भी 15, 26, 27, 28, 29 है, तो इससे आसानी से आप लोग याद रखने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बस्तर दशहरा की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ होगा। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो कि मध्य भारत में स्थित है। यह त्यौहार 75 दिनों तक मनाया जाता है और अपने अनोखे रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए जाना जाता है। त्यौहार का मुख्य आकर्षण स्थानीय देवताओं का जुलूस है जिसका नेतृत्व बस्तर के राजा करते हैं। यह त्यौहार अक्टूबर और नवंबर के महीने में मनाया जाता है। इसे छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। इसके अलावा एक आपका है मैसूर दशहरा। ठीक है, मैसूर दशहरा को अब याद रखिएगा, ये आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल में दस्ताने का उपयोग नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें से आपका राइट आंसर बास्केटबॉल था। बास्केटबॉल में दस्ताने का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी दस्ताने का जो उपयोग है खेल के दौरान चोट से बचने, बेहतर खेल प्रदर्शन के लिए, एथलीट खेलों के दौरान दस्ताने पहनते हैं। जिन खेलों में दस्ताने की आवश्यकता होता है बस उसको याद रखिए, जैसे कि मुक्केबाजी में होता है, क्रिकेट में होता है, हॉकी में होता है, फुटबॉल में होता है। ठीक है, फुटबॉल में जो गोलकीपिंग करते हैं वही आपके दस्ताना पहनते हैं। बेसबॉल होता है, साइकिलिंग में होता है, मोटर रेसिंग में, स्केटिंग में, हैंडबॉल में, रोइंग में, गोल्फ में और आपका भारोत्तोलन में। ठीक है, इन सभी खेलों में आपका दस्ताना का उपयोग किया जाता है। बाकी बास्केटबॉल में नहीं किया जाता है, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या कितनी है। तो दिल्ली की जनसंख्या की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर 1,67,87,941। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली की जनसंख्या इतना है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला राज्य ये आपका यूटी भी है। इसके अलावा सबसे कम आपका लक्षद्वीप का है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले के शिफ्टों में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपका दिल्ली का है जिसमें से आपका महिलाएं इतना है, आपका पुरुष इतना है। इसके अलावा भारत की जनगणना 2011 की बात करते हैं कितने चरण में आयोजित हुआ है। दो बार प्रश्न पूछा गया है, तो 2 चरण में आयोजित हुआ है। पहला चरण था आपका मकान सूचीकरण आवास जनगणना जो कि अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच हुआ था। फिर आपका है दूसरा है जनसंख्या गणना जो कि 9 से 28 फरवरी 2011 के बीच हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो देश की कुल जनसंख्या आपका 1210.19 मिलियन है, जिसमें से आपका पुरुष की बात करेंगे तो परसेंटेज याद रखिएगा सिर्फ 51.54% है। महिलाओं की बात करते हैं 48.46% है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है जिसकी जनसंख्या ब्राजील की जनसंख्या से भी अधिक है। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर है जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार इसका राइट आंसर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है।
सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, कम आपका सिक्किम। लिंगानुपात की बात करेंगे तो केरल, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, कम सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल का है, सबसे कम साक्षरता दर आपका बिहार का है। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ आपके प्रश्न और उत्तर भी दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि साक्षरता दर के मामले में सबसे कम बिहार का है, तो वहाँ का साक्षरता दर आखिर कितना है, तो 63.82% है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 940 लिंगानुपात है, ठीक है। लिंगानुपात निकाला जाता है 1000 पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या को गणना कर। इसके अलावा भारत की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सबसे कम, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का है, वहाँ का जनसंख्या मात्र 6.71 लाख है। इसके अलावा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अलावा नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ का है, तो गोवा का है, वहाँ पर 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहता है। भारत का साक्षरता दर 74% है। इसके अलावा जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है, तो न से नकारात्मक और न से नागालैंड याद रखना है। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो भील है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, तो हरियाणा का है। 1000 पुरुष पर मात्र 877 महिला है। अधिक आबादी वाला राज्य पूछेगा दूसरा, तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरा में महाराष्ट्र है, पहला आपको उत्तर प्रदेश है। जनगणना आयुक्त तो 2011 का पूछेगा तो CM चंद्रमौली हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तो बंगाली है। पहली है तो मालूम होगा हिंदी है, ठीक है, और दूसरी आपका बंगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 44 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन आपका अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। यह सिद्धांत कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन इन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों में पालन करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश माना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 में आपका राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 में भाग 4 में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग दिया गया है, ठीक है। सभी को याद नहीं रखना है, बस कुछ को याद रखना है। जैसा कि अनुच्छेद 40 याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 याद रखिएगा, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 याद रखिएगा, बच्चे को प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का राज्य का प्रयास है। इसके अलावा अनुच्छेद 47 याद रखिएगा, पोषण स्तर जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। 48 याद रखिएगा, कृषि और पशुपालन का संगठन से है। 48 ये आपका पर्यावरण की सुरक्षा सुधार तथा वनों एवं वन जीवों की सुरक्षा से है। अनुच्छेद 49 आपका ऐतिहासिक महत्व के स्मारक एवं स्थानों की संरक्षण से है। इसके अलावा अनुच्छेद 50 आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, पृथक्करण से संबंधित है, ठीक है। अगला है कि तानसेन किसके दरबार में संगीतकार था। तानसेन की बात करेंगे तो राइट आंसर अकबर होगा। अकबर जो कि 1556 से लेकर 1605 तक आपका मुगल वंश का राजा था, शासक था, ठीक है। 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध भी होता है। उसी वर्ष अकबर आपका शासक बनता है, तभी जाकर युद्ध होता है, ठीक है। इसके अलावा सम्राट अकबर ने इलाहाबाद के नाम से एक शहर की स्थापना की थी, जो बाद में इलाहाबाद बन गया। उन्होंने दीन इलाही के रूप में एक नए धर्म को भी पेश किया था। मनसबदारी प्रणाली भी अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। इसके साथ ही उन्हें फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया था। उन्हें 16 कुल की नीति भी अपनाया था। तानसेन की बात कर लेते हैं तो अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में 9 रत्नों में से एक बनाया, उन्हें मियाँ की उपाधि दी। ये तानसेन उन्हें ग्वालियर के राजा विक्रमजीत द्वारा दी गई उपाधि थी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, वे रीवा के राजा रामचंद्र सिंह और अकबर के भी दरबारी कवि थे तानसेन, ठीक है। और कुछ ज़्यादा मत याद रखिएगा। इसके अलावा तानसेन का कुछ आविष्कार है, जैसे कि उन्होंने रात्रि राग दरबारी कान्हारा, भोर राग मियाँ की टोरी, मध्या राग मियाँ की सारंग, मौसमी राग मियाँ की मल्हार का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर है, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। वो राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये अगर रेस की जगह अगर आपका टेस्ट होता तो इसका राइट आंसर युवराज सिंह होता, ठीक है। युवराज सिंह आपका लेखक हैं, उनका आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसके अलावा प्लेइंग इट माई वे की बात करेंगे तो प्लेइंग इट माई वे
जो पुस्तक के सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ठीक है। द स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट की बात करेंगे तो कपिल देव जी की आत्मकथा है, ठीक है। बाकी और भी सारे आपको PDF में मिल जाएंगे। तो अभी तक इतना ही प्रश्न फोर्स का मिला है। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा ये PDF लेना है तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। मात्र 25 में आपको ये PDF मिलने वाला है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।